नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। हाजिर हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से देश को दी 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। कहा, सरकार हर राज्य में एम्स और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में कर रही है काम। जल्द ही 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की जताई उम्मीद। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी समेत 80 सदस्य शामिल। पार्टी ने लोकसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी जारी की उम्मीदवारों की सूची। पूर्वोत्तर के जैव संसाधनों और पशुधन के संरक्षण के लिए नए अनुसंधान पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। नागालैंड के दीमापुर में ICAR अनुसंधान केंद्र का किया दौरा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसानों को आने वाली परेशानियों के समाधान पर ध्यान देने की सलाह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का महामारी जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए साझा प्रयास करने पर जोर। रोम में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में संबोधन। कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ भारत का जीवन और आजीविका दोनों को बचाने का किया प्रयास। मां दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि आज से शुरू। पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में उपासना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में देश के 27 राज्यों का 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फंड में से स्थापित किए गए 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने कोविड महामारी की चुनौती का बहादुरी से सामना किया और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय हो। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में PSA ऑक्सीजन संयंत्रों के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक नजर आए। अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए उन्होंने देवभूमि को कर्म और मर्म की भूमि बताया। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की वो देश के सामर्थ्य को दर्शाती हैं। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, भारत में एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सफलता का भी जिक्र किया। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे। कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है। प्रधानमंत्री ने आम जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नए एम्स अस्पतालों के निर्माण पर भी जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाएं
सभी तक पहुंचाने के लिए लास्ट माइल डिलीवरी से जुड़ा एक सशक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी होता है। 6-7 पहले तक सिर्फ कुछ राज्यों तक ही एम्स की सुविधा थी। आज हर राज्य तक एम्स पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। देश में कुल 1224 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को पीएम केयर्स के तहत वित्त पोषित किया गया है, जिनमें से 1100 से अधिक संयंत्रों को चालू किया जा चुका है, जिससे प्रतिदिन 1750 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। और जैसा प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि उनके शासनाध्यक्ष के रूप में 20 साल पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोगों की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए नए युग की शुरुआत की है और सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कई अहम योजनाओं को अमली जामा पहनाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए उनको बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये 20 वर्ष गरीबों के कल्याण और अंत्योदय को समर्पित रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष पूरे करने के लिए उनको हार्दिक बधाई और यह अखंड 20 वर्ष लोक कल्याण के प्रति समर्पित होने के साथ निष्कलंक भी रहे हैं और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्ष की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा की यात्रा देश को निराशा के माहौल से निकालकर विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करने की रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने आज 80 सदस्यों वाली नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ समिति के सदस्य भी होंगे। समिति में 50 विशेष आमंत्रित और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होंगे। इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषदों के विधायक दल के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष, राज्य प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष भी शामिल हैं। ये नियुक्तियां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की हैं। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के लिए होने वाले चुनावों के लिए पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। लोकसभा की सीट के लिए बीजेपी ने दादर नगर हवेली से महेश गावित, मध्य प्रदेश के खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, हिमाचल प्रदेश के मंडी से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा सीट से राज नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने धरियावद से खेत सिंह मीणा को टिकट दिया है। वल्लभनगर से हिम्मत सिंह झाला को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत को और धरियावद से नागराज मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने शिशुपाल सिंह को कांग्रेस के नितेंद्र राठौर के खिलाफ उतारा है। रैगांव विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रतिमा बागरी को कांग्रेस के कल्पना वर्मा के खिलाफ उतारा है। जोबट विधानसभा सीट से बीजेपी ने सुलोचना रावत को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने महेश पटेल को उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। मतदान 30 अक्टूबर को होगा और मतगणना 2 नवंबर को की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के समृद्ध जैव संसाधनों और पशुधन की रक्षा और संरक्षण के लिए नए अनुसंधान पर जोर दिया है। उन्होंने आज नागालैंड के दीमापुर में ICAR
केंद्र का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने पशुओं के संरक्षण और कृषि क्षेत्र में संस्थान के ओर से किए गए अनुसंधानों की तारीफ भी की और वैज्ञानिकों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसानों को आने वाली परेशानियों के समाधान पर ध्यान देने की सलाह भी दी है। दीमापुर के राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में वैज्ञानिक संस्थानों को क्षेत्र के हिसाब से ऐसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का विकास करना चाहिए जो टिकाऊ, जलवायु अनुकूल और स्थानीय जनजातियों की संस्कृतियों के हिसाब से हों। Today I am with you all in a pioneering livestock research station. Protecting, enriching Northeast bioresources should be the top priority for the Institute. For ensuring prosperity of the people and creating a healthier planet. उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों से पूर्वोत्तर राज्यों की प्रगति और समृद्धि के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाने और कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में काम करने की बात कही। I convey my best wishes to all the scientists and other technical people who are working here. Such institutes are very much required, and that too, and it's an institute first of its kind in the world. The world is entire, so we should focus more attention and come out with more research and information. उपराष्ट्रपति ने यहां सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी प्रयोगशाला का भी दौरा किया, जहां उन्हें जानवर से संबंधित बीमारियों और निदान के साथ जीनोम अनुक्रमण के लिए किए गए अनुसंधान के बारे में जानकारी दी गई। मिथुन के साथ पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। ये जानवर उनके जीवन और संस्कृति में रचा बसा है। नागालैंड में व्यक्ति की सामाजिक हैसियत उसके पास मिथुनों की संख्या से भी आंकी जाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह भी कहा कि शांति ही खुशहाली का रास्ता है। आज दीमापुर में नागालैंड में विभिन्न भवनों और बुनियादी सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने राज्य के विकास के लिए अलगाववादी गुटों से शांति प्रक्रिया में शामिल होने की अपील भी की और कहा कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से और बातचीत के जरिए ही सभी मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। Peace should be the prime component for development for which all of us should work. I call upon the people to not to encourage the forces of violence, and I also call upon those people who have taken to violence to come back to normal life, because you cannot achieve anything by violence. You will be putting hardship to the people. If you are really interested in the prosperity of the people, you must help the peace process. And way forward is dialogue, discussion and decision. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि टीम इंडिया यानी कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कहा कि प्रशासन को लोगों को निर्बाध तरीके से सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने नागालैंड की साक्षरता और महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश होने की तारीफ भी की और महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा सुनिश्चित कराने की जरूरत पर भी जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि महामारी जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान और विकास नीतियों के बारे में बहुपक्षीय मंचों पर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। रोम में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में महामारी से उत्पन्न सामाजिक और रोजगार संकट का सामना करने हेतु कार्यवाही विषय पर संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक समस्याओं की समाधान के लिए हमें पूरी दुनिया को एक परिवार समझते हुए एक रणनीति तैयार करनी होगी और इसके लिए सभी सांसदों को एक साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। करने का प्रावधान है। मेरा मानना है भविष्य में आने वाली वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में मानकर हमें एक इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इससे सभी संसदों का योगदान जरूरी है। हमारी प्राथमिकता ये होना चाहिए कि विकास की जो नीतियां बने वह सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो तथा सर्वपोषक हो। इस प्रकार तैयार की गई
सुविचारित एवं समन्वित नीतियों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संवाद एवं चर्चा होना चाहिए। कोविड महामारी के प्रभाव का जिक्र करते हुए श्री ओम बिरला ने कहा कि कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उस दौरान भारत में जीवन और आजीविका दोनों को बचाने का प्रयास किया गया। साथ ही भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है और उसके लिए विशेष पैकेज जारी किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मनरेगा समेत कई योजनाओं का और विस्तार किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में 67 मिलियन महिला सदस्य सक्रियता से काम कर रही है। अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करना आवश्यक है। इसके लिए वित्तीय आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुगना किया है और 157 बिलियन रुपए का किया गया है। हमारा उद्देश्य एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का है, जो वैश्विक सप्लाई चेन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपना योगदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले 100 देशों में आ गया है और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही शीघ्र ही भारत ऐसा प्रमुख देश बन जाएगा जहां अधिकाधिक निवेश होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि देश की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत आज विश्व के टॉप 100 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले देशों में आ गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में भारत विश्व का टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होगा। देश की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसी महत्वाकांक्षी आधारभूत योजनाएं प्रारंभ की है, जिससे न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी बल्कि देश में बड़े पैमाने पर रोजगार भी निर्माण होगा। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने रोम में आज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सर लिंडसे होयले के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस अवसर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के सांसदों के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष ने नीदरलैंड्स और जर्मनी की सांसदों के पीठासीन अधिकारियों से भी द्विपक्षीय चर्चा की। और अब वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज कोलकाता में एसपीएमपीटी शताब्दी अस्पताल में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र 104 बिस्तरों वाले बंदरगाह अस्पताल में 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधायक पद की शपथ ली। उनके साथ जंगीपुर और शमशेरगंज से चुनाव जीतने वाले हुसैन और अमीरुल इस्लाम ने भी शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तीनों नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस घटना की जांच करेंगे और अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। वहीं प्रदेश सरकार ने 8 अक्टूबर से टीकाकरण के लिए कवच कुंडल मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत प्रदेश में रोजाना 15 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। राज्य में 1 करोड़ से वैक्सीन की खुराक उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने
आम नागरिकों को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल और एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस आतंकी घटना की निंदा की है। एनजीटी के पास पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी हरित पैनल पत्रों, अभ्यावेदन और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वयं कार्रवाई शुरू कर सकता है। मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले में हिरासत में लिए गए आर्यन खान सहित 8 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी को कस्टडी में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों में सशर्त पुष्पांजलि और सिंदूर खेला की अनुमति दे दी है और इसके लिए संपूर्ण टीकाकरण जरूरी है, यानी आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी होंगी। वहीं बड़े पूजा पंडाल में 60 लोगों और छोटे पंडाल में 15 लोगों को प्रवेश मिल पाएगा। महाराष्ट्र की सरकार ने नवरात्र के दौरान होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं मूर्तियों की ऊंचाई भी सामुदायिक पंडालों के लिए 4 फीट और घरों के लिए 2 फीट तक सीमित कर दी गई है। सरकार ने सामुदायिक पंडालों में एक साथ 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक के मैसूर में दशहरा का भव्य समारोह शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के साथ इसका शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल समारोह में लोगों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। 71% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है, जबकि 27% लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी हैं। देश में कोविड-19 टीकाकरण 93 करोड़ के पार पहुंच गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि जायडस कैडिला की कोविड वैक्सीन जल्द ही आने वाली है, लेकिन ये परंपरागत सिरिंज से नहीं लगाई जाएगी, इसे एक एप्लीकेटर के जरिए लगाया जाएगा। देश में इस तरह से वैक्सीन पहली बार लगाई जाएगी, इसलिए इससे टीके लगाने की ट्रेनिंग और इससे जुड़े हुए लॉजिस्टिक के मसले पर काम चल रहा है। This vaccine is administered not conventionally using a syringe and a needle, but through an applicator. और वो एप्लीकेटर देश में पहली बार ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसको धरातल तक उस ट्रेनिंग को पहुंचाना एक बड़ा काम है, वो काम चल रहा है। मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए, फिर स्टेट ट्रेनर्स बनाए गए और उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस बीच कोविड संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर अब 97.95% हो गई है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 22,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। पिछले सप्ताह कोरोना के 56% नए मामले केरल से दर्ज किए गए और देश के 5 राज्यों में 10,000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का कहना है कि कोविड की चुनौती अब भी खत्म नहीं हुई है और हमें अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के 3 महीनों तक सतर्क रहना होगा। हमें अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बनाए रखना है। सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आज देश भर के अस्पतालों में 8,36,000 के आसपास बेड हैं, 9,59,000 एडिशनल आइसोलेशन बेड हैं। वहीं ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या 4,86,000 है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसा बाबूरी गांव के पास हुआ। पर्यटकों से भरी बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। बस बहराइच से आ रही थी। बस में करीब 70 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सड़क हादसे में मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
और आज से 9 दुर्गे शुरू हो गए हैं। मां दुर्गा की आराधना का नवरात्रि पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की उपासना होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि आगामी दिन जगत जननी मां की आराधना में स्वयं को समर्पित करने के लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि नवरात्रि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और संपन्नता लाएगा। इस अवसर पर उन्होंने अपने ट्विटर पर मां शैलपुत्री को समर्पित एक स्तुति को भी साझा किया। और नवरात्रि के मौके पर विभिन्न जगहों पर रामलीला का आयोजन भी शुरू हो गया है। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अयोध्या में चल रही रामलीला के साथ। मुझको दीजिए अनुमति। नमस्कार।